हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक गैस की, रियल गैस। नीचे लिखते जाना। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तुलना में, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तुलना में भिन्न होती है, क्योंकि वास्तविक गैस, इसमें पहला बिंदु, क्योंकि पैराग्राफ चेंज करके पहला बिंदु, वास्तविक गैस के अणु का आयतन नगण्य नहीं होता। वास्तविक गैस के अणु का आयतन नगण्य नहीं होता। अब क्या हुआ देखो, हमारे पास अगर गैस के अणुओं ने कुछ जगह घेरी है, तो क्या इस अणु के लिए घूमने वाली जगह पूरा डिब्बा है, पूरा पात्र है, या पात्र माइनस घेरा गया आयतन? तो पात्र माइनस घेरा गया आयतन, यानी कुल आयतन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरे पात्र में से इन अणुओं का आयतन हटा देंगे तो जाके हमारे पास इस गैस के अणु के घूमने की जगह या घूमने का आयतन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वास्तविक गैस जो है उसका जो, उसमें जो अणु का आयतन है वो शून्य नहीं होता, वो जीरो नहीं होता, वो नगण्य नहीं होता। ठीक है, होता भी नहीं है। वास्तविक गैस का कुछ ना कुछ आयतन होता है। ब्रैकेट में ये जो लिखा है इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखना। इस वजह से किसी अणु द्वारा किसी अणु के लिए आयतन पात्र का आयतन नहीं होता। किसी अणु के लिए आयतन पात्र का आयतन नहीं होता। लिख लिया। दूसरा देखो क्या होता है। मान लो कंटेनर है, ये अणु टकराने वाला है, अब अगर हम लोग आदर्श गैस की बात करते तो आजू बाजू वाले अणु ये इसे खींचते या नहीं खींचते? नहीं। हमारे पास आदर्श गैस में तो हम ये मानते थे दो अणुओं के बीच कोई आकर्षण नहीं है। तो यहां लिख लेना दूसरे बिंदु में, अणुओं के मध्य आकर्षण शून्य नहीं होता। अणुओं के मध्य आकर्षण शून्य नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 में लिख लिया, अणुओं के मध्य आकर्षण शून्य नहीं होता, यानी जब ये अणु टकराता तो पीछे वाले अणु इसे खींचते। क्या हो रहा है, मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बॉयज हैं। अब बॉयज पागल हो गए, मान लो बॉयज पागल हो गए, इधर टकरा रहे हैं, उधर टकरा रहे हैं। अब मान लो पीछे से, मतलब क्या एक बच्चा टकरा रहा है, एक बॉय टकरा रहा है, तो पीछे इसके दोस्त हैं, तो इसे खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? बॉय में तो पक्का नहीं खींचेंगे। गर्ल्स होंगी तो पीछे, बॉय वाले तो ले धक्का देंगे, लात मारेंगे। गर्ल्स होंगी तो क्या होगा, ये अणु टकराने वाला है। अब ये अणु टकराने वाला है, ये अणु जब टकराएगा तो धीरे टकराएगा, तेज टकराएगा? ये अणु धीरे टकराएगा, क्योंकि पीछे इसकी गर्ल्स, जो बाकी गर्ल्स है, मान लो सारी लड़कियां पागल हो गई, तो लड़की टकराने वाली है, तो पीछे वाली लड़कियां क्या करेगी, इसकी चोटी खींचेगी। तो ये जितनी स्पीड से टकराने वाली है उससे कम स्पीड से टकराएंगी। यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे, इस वजह से पात्र में वास्तविक गैस का दाब आदर्श गैस की तुलना में कम होता है। यानी पूरी की पूरी पिक्चर कहां अटकी हुई है, एक तो आयतन में करेक्शन है और एक दाब में करेक्शन है। कहां का करेक्शन है, एक आयतन में और एक दाब में। यानी आदर्श गैस वास्तविक गैस से क्यों अलग है? वंडरवॉल ने बोला क्योंकि आदर्श गैस जो है उसमें मानते थे इनका आयतन जो है, अणुओं का आयतन नगण्य है, पर वास्तविकता में सभी अणुओं का अगर आयतन देखें तो उस वजह से हम देखेंगे पात्र का काफी आयतन जो है चला गया। यानी इस अणु के लिए घूमने की जगह पूरा पात्र नहीं है, यानी आयतन में करेक्शन। दूसरा दाब में क्या हुआ,
वास्तविकता में तो ये इनको ये जब टकरा रहा है तो पीछे वाले अणु खींच रहे हैं, पर पीछे वाले अणु नहीं खींचते। किसमें हम अजम्पशन किसमें लेते हैं? आदर्श गैस में। तो वास्तविकता में तो खींच रहे हैं तो धीरे टकराएगा, ये अणु धीरे टकराएगा तो दाब कम होगा, तो दाब में करेक्शन। तो आयतन और दाब के करेक्शन को, यानी दाब और आयतन दोनों गैसों का अलग अलग है। किसका? आदर्श गैस जो हमने अभी पढ़ा और वास्तविक गैस जो हम पढ़ रहे हैं। तो आदर्श गैस में तो हमने मान लिया था कि यार दो अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं है, पर वास्तव में कुछ ना कुछ आकर्षण होता है। तो इनको नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना। वास्तविक गैस को आदर्श गैस से, वास्तविक गैस को आदर्श गैस से तुलना करने के लिए, वास्तविक गैस को आदर्श गैस के साथ तुलना करने के लिए जेड संपीड़िता गुणांक, हिंदी में संपीड़िता गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का उपयोग किया जाता है। संपीड़िता गुणांक जेड या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का उपयोग किया जाता है। देयरफॉर जेड बराबर पीवी वास्तविक बटे पीवी आदर्श। जेड क्या होगा? पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर सेम प्रेशर, अगर हमारे पास दाब सेम है तो जेड बराबर क्या होगा? V एंड फॉर वन मोल, फॉर वन मोल, एक मोल के लिए हमारे पास आयतन को Vm कह देते हैं, मोलर आयतन। Vm रियल, V लिख दो, कोई जरूरी नहीं है। Vm रियल अपॉन Vm आइडियल। अगर हमारे पास, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर दाब से में पी से पी कट गया तो V, अब Vm का मतलब क्या है? Vm का मतलब है मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का आयतन। Vm की जगह V लिख दो, तुम्हें तकलीफ है तो V वास्तविक बटे V आदर्श, ऐसे लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसी समीकरण में हम PV बराबर आदर्श गैस के लिए क्या डाल सकते हैं? PV बराबर nRT एंड Z बराबर क्या होगा? PV रियल बटे nRT, ऐसा लिख सकते। ठीक, अगर फॉर Z इक्वल्स टू 1, Z अगर 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PV इक्वल टू nRT आ जाएगा। फॉर Z इज इक्वल्स टू 1 हम क्या लिख देंगे? ये इंपॉर्टेंट है। फॉर Z इज इक्वल्स टू 1 लिखना, फॉर Z इज इक्वल्स टू 1 PV बराबर nRT, यानी वास्तविक गैस आदर्श गैस को, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो अगर Z1 है तो PV बराबर nRT आ जाएगा Z1 होते ही। तो Z बराबर 1 पे हमारे पास क्या होगा? वास्तविक गैस किसकी तरह व्यवहार करेगी? आदर्श गैस की तरह। तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। तो हुआ क्या? सबसे पहले हमने बात की कि यार आदर्श गैस वास्तविक गैस की से अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि आयतन और दाब अलग अलग होता है। आयतन और दाब में भिन्नता को दर्शाने के लिए हमने Z लिया। Z को हम कहते हैं संपीड़िता गुणांक। Z क्या होता है? PV रियल अपॉन PV आइडियल। अगर दाब सेम है, ठीक है, P सेम है, फॉर सेम P एंड फॉर वन मोल हमारे पास Z हो जाएगा V रियल अपॉन V आइडियल। M लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया? PV आइडियल की जगह nRT डाल दिया, तो Z बराबर 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा? PV बराबर nRT होगा। यानी आदर्श गैस किसको फॉलो करती है? वास्तविक गैस को। जैसे हमारे पास ये ग्राफ आया, अगर PV गैस का PV ग्राफ आया तो थोड़ा सा ढंग से बना, देखो
ये जिसमें बॉल तेज आएगी वो क्या है? रियल गैस, वास्तविक गैस। ये कौन सी है? आदर्श गैस, आदर्श गैस। तो जब वास्तविक गैस आदर्श गैस को फॉलो करेगी वो इस बिंदु पे करेगी, हाँ या ना? इस बिंदु पे कौन सी गैस? वास्तविक गैस आदर्श गैस को फॉलो करेगी। इस बिंदु पे Z क्या है? 1। इस बिंदु पे Z 1 है। तो याद रखना हमारे पास जब Z 1 हो तो आदर्श गैस किसको फॉलो करती है? वास्तविक गैस को, या वास्तविक गैस आदर्श गैस को फॉलो करती है, कैसे ही बोल दो। ठीक, ये क्लियर हो गया। थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे एक कहानी आती है, ग्राफ। ग्राफ की कहानी आती है, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पहला है केस 1 फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। ये किस किस का ग्राफ है? Z वर्सेस P के ग्राफ बना रहे हैं, यानी संपीड़िता गुणांक और दाब के मध्य का ग्राफ बना रहे हैं। तो संपीड़िता गुणांक और दाब के मध्य के ग्राफ कैसे आएंगे? सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास क्या है? Z बराबर 1 किसके लिए हो गया? Z बराबर 1 तो हमारे पास आदर्श गैस के लिए हो ही गया है। हमें पता है आदर्श गैस का Z बराबर 1 होगा, क्योंकि अगर Z 1 होगा तो PV बराबर nRT होगा, यानी आदर्श गैस है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास बाकी गैसों के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो हीलियम और हाइड्रोजन का ग्राफ जो है वो हमारे पास Z उसका हमेशा 1 से बड़ा रहता है। हम ग्राफ किस किस के मध्य बना रहे हैं? Z वर्सेस P का ग्राफ बना रहे हैं, Z वर्सेस P का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। अब हमारे पास क्या है? जो गैस नीचे ही नीचे होगी उसमें आकर्षण क्या होगा? सबसे ज्यादा। जैसे इसमें यह भी समझा रहा हूं, ये NH3 या H2O का ग्राफ है, या तो NH3 या H2O का मान लो, ये CO2 का मान लो, ये हमारे पास किसका है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास हो क्या रहा है? ध्यान से सुनना। हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा? ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे पास दो तरह की गैसें होती है, एक हमारे पास पोलर और एक नॉन पोलर। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे मैंने ली O2 लिया, पहले लिखते हैं N2, फिर लिखते हैं O2, फिर CO2, फिर अमोनिया, फिर जल। अब मैंने कुछ गैसेस ले लिया। ठीक है, तो कौन कौन सी ध्रुवीय है? ये ध्रुवीय है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं मैं ध्रुवीय अध्रुवीय से। क्या समझा रहा हूं? दो गैस के मध्य आकर्षण। जैसे एक पात्र में मैंने क्या रख दिया? ऑक्सीजन गैस। एक पात्र में मैंने क्या रख दिया? CO2 गैस। तो किसके मध्य आकर्षण ज्यादा होगा हम ये देखना चाह रहे हैं। एक पात्र में हमने क्या रख दिया? एक पात्र में हमने O2 गैस रख दी, दूसरे पात्र में हमने क्या रख दी? दूसरे पात्र में हमने नाइट्रोजन या CO2 मान लो, CO2 गैस। तो दो O2 के गैस के अणु या दो CO2 के गैस के अणु किस में आकर्षण ज्यादा होता है? तो ध्यान से सुनना, ये तो है अध्रुवीय, नॉन पोलर जो है उसका म्यू 0 होता है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है नॉन पोलर का। ये कहां पड़ा? केमिकल बॉन्डिंग। और ये क्या है? पोलर का द्विध्रुव आघूर्ण नॉन 0 होता है, ये पोलर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? याद रखना, आकर्षण की अगर बात की जाए तो ध्रुवीय का अध्रुवीय से आकर्षण ज्यादा होता है,
यानी हम लोग ये कह देंगे कि ये आकर्षण ज्यादा है। अमोनिया और पानी का आकर्षण इन तीनों से ज्यादा है, यानी द्वितीय आगुण जिसका हमारे पास अशून्य हो उसका आकर्षण ज्यादा होता है, या ये नॉन पोलर, ये पोलर गैस जो है, ध्रुवीय गैस जो है, उनके मध्य आकर्षण ज्यादा होता है। तो दो अमोनिया के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा या दो जल के अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा जब भी आसानी से जल क्या हो जाता है, द्रवीय, ठीक है, जबकि आसानी से ऑक्सीजन को द्रवित नहीं कर सकते। तो इसमें आकर्षण ज्यादा, इसमें कम। पहली बात मैंने क्या बताई, पोलर का जनरली आकर्षण, ज्यादातर ध्रुवीय का आकर्षण अध्रुवीय से ज्यादा होता है, ज्यादातर, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, दूसरी बात हमारे पास कहानी है कि अगर नॉन पोलर है तो जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा, ये वहां पढ़ा है आपने, जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसमें आकर्षण ज्यादा, यानी CO2 का आकर्षण ऑक्सीजन से ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का आकर्षण नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा, इसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा। तो दो अध्रुवीय में कैसे पहचानेंगे, दो अध्रुवीय गैसों के बीच में जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसमें आकर्षण ज्यादा, ठीक है। और इसमें कैसे पहचानेंगे, जिसका द्वितीय आगुण ज्यादा उसमें आकर्षण ज्यादा। तो हम सबसे पहले तो ध्रुवीय और अध्रुवीय में ध्रुवीय का ज्यादा, अध्रुवीय के दो अलग अलग गैसों में कैसे पहचानेंगे, जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसके मध्य आकर्षण ज्यादा। ये कहां पड़ा, केमिकल बॉन्डिंग में। पोलर में, ध्रुवीय में हम कैसे देखेंगे, जिसका द्वितीय आगुण ज्यादा उसमें आकर्षण ज्यादा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कहानी है। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ठीक है। इस कहानी में हमें ये याद रखना है जिसमें जेड कम होता है, पहले तो जेड कहां देखते हैं, हमेशा याद रखना लो प्रेशर पे हम जेड को देखते हैं। कहां देखते हैं, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर है, निम्न दाब है, और ये उच्च दाब है। पी को आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये उच्च दाब है, हाई प्रेशर, उच्च दाब, ठीक है। यहां दाब कम है, यहां दाब ज्यादा है। हम हमेशा कम दाब में आकर्षण देखते हैं। क्यों देखते हैं मैं आगे बता दूंगा। तो कम दाब में हम आकर्षण को तुलना करते हैं। तो कम दाब में हम आकर्षण की तुलना कैसे करेंगे, मुझे कैसे पता लगा कौन सा ग्राफ किसका है, जिसका जेड कम होता है, क्या बोला, जिसका जेड कम होता है उसमें आकर्षण ज्यादा होता है। आकर्षण ज्यादा या ए ज्यादा, ए आगे जाके पता लगेगा, आकर्षण को ए से बताते हैं। जिसका जेड कम आकर्षण ज्यादा। सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है, अमोनिया और पानी में, देखो ये ना। फिर किसका, CO2 का लिख दिया। फिर किसका, ये ग्राफ CO2 का ही जा रहा है ना ये, हाँ। और ये ग्राफ O2 और N2। यहां तुलना नहीं करेंगे, ग्राफ को यहां तुलना नहीं करेंगे, उच्च दाब पर तुलना नहीं करेंगे, कम दाब पर तुलना करेंगे। क्यों, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जिसका जेड कम आकर्षण ज्यादा, ए ज्यादा। वापस से सुनो एक बार और। तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, हमारे पास दो तरह की गैसेस होती हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय। ध्रुवीय का आकर्षण अध्रुवीय से ज्यादा है। तो ध्रुवीय गैस, मेरे को कैसे पता लगा, अमोनिया को मेरे को यहां लिखना है, ये वाला जो है ये अमोनिया या पानी का होना चाहिए ग्राफ, ये अमोनिया का लिख दिया, ठीक है। अब दो अध्रुवीय में कैसे पता लगेगा, CO2 का कौन सा, O2 का कौन सा। जो नीचे वाला है वो CO2 का, क्योंकि CO2 का मोलर द्रव्यमान ज्यादा, जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा उसका आकर्षण ज्यादा। तो जेड इसका सबसे कम है, जेड यहाँ पे 0 है, यहाँ सबसे कम जेड किसका है, इन दोनों में इसका कम है, इसका कम है, यानी ये CO2 होगा। फिर O2, फिर एक और ग्राफ बनाते तो N2, मैंने साथ ही लिख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि N2 का अलग नहीं बना सकता, पर बहुत खिचपिच हो जाता। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे नीचे ग्राफ किसका है, H2O का, फिर अमोनिया, फिर CO2 ऊपर, फिर O2 और ऊपर, N2 और ऊपर। और हीलियम और हाइड्रोजन में आकर्षण नगण्य होता है क्योंकि उनका आकार छोटा होता है, इसलिए मैंने उनका, अगर तुमने देखा हो तो हीलियम हाइड्रोजन को मैंने जेड इसका क्या बनाया, 1 से ज्यादा। तो जितना जेड कम होगा आकर्षण ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है,
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। केस 2, फॉर समान गैस के लिए भिन्न ताप पर, फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये तो Z बराबर 1 है, ये तो हमें पता ही है। अब अलग अलग तापमान पे हम गैस को बना देते हैं, 2 ले लेते हैं कोई भी। हम हमेशा ग्राफ कहाँ तुलना करते हैं, यहाँ लोअर प्रेशर पे, ये बता दिया मैंने, तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा। Z वर्सेस P, तो तुलना यहाँ करूंगा या यहाँ, तो ये T1 तापमान है, T2 तापमान है, किसका तापमान ज्यादा होगा, जिसमें आकर्षण ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ आकर्षण क्या है, ज्यादा, तो T1 पे आकर्षण ज्यादा। उच्च ताप पर आकर्षण ज्यादा होता है या निम्न ताप पर? तापमान बढ़ा देंगे तो गैस के अणु तो दूर दूर चले जाएंगे, उनमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, गैस के अणु दूर दूर। तो तापमान जितना कम होगा, जो आइस है, जो बर्फ है, वो निम्न ताप में बनती है, तो जितना तापमान कम कर दोगे आकर्षण ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बिंदु पे हमारे पास क्या है, मोर अट्रैक्शन, ज्यादा आकर्षण, लिख देना ज्यादा आकर्षण। ज्यादा आकर्षण यानी देयरफॉर निम्न ताप, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हमारे पास आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। कम तापमान पर ज्यादा आकर्षण, कम तापमान पर ज्यादा आकर्षण, यानी ये तापमान क्या होगा, T1 जो है, यहां पे मैं आंसर क्या कह दूंगा, T1 जो है कम होगा T2 से। ये ध्यान, क्योंकि जितना कम तापमान होगा उतना ज्यादा आकर्षण नीचे, जितना Z कम, क्योंकि एज, शुरू से लिखते हैं, एज Z कम है, Z कम है, तो हमारे पास क्या हुआ, मोर अट्रैक्शन। मोर अट्रैक्शन मतलब निम्न ताप, समझ में आ गया। जितना कम Z होगा आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा कब होगा, जब तापमान कम होगा। कम तापमान पे अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, तो दोनों ग्राफ हमारे पास आ गए। अब हम वंडर वॉल समीकरण पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहानी समझा दी है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों हमने ये देख ही लिया। अब हमारे पास अगला है वंडर वॉल समीकरण, वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। A हमारे पास क्या है, A हमारे पास A एंड B कांस्टेंट है, A और B कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। A हमारे पास क्या बताता है, लिख लेना, A अणुओं के मध्य के आकर्षण को दर्शाता है। A अणुओं के मध्य के आकर्षण को दर्शाता है। जितना अधिक A का मान होगा, जितना अधिक A का मान होगा आकर्षण, जितना अधिक A का मान होगा आकर्षण उतना ही अधिक होगा। B, तो B में हमें एक स्टेटमेंट याद रखना है, B बराबर होता है 4 इंटू अवोगाड्रो संख्या इंटू अणु का आयतन। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो B हमें क्या बताता है, B का मान क्या है, 4 इंटू Na इंटू अणु का आयतन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू अणु का आयतन, ये B को बता रहा है। तो B में लिख लेना, ये ब्रैकेट में लिखने के बाद नीचे लिख लेना, B अणु के आकार को दर्शाता है। B अणु के आकार को दर्शाता है। जितना ज्यादा B का मान होगा उतना अणु का आकार अधिक होगा। जितना ज्यादा B का मान होगा अणु का आकार उतना अधिक होगा। ठीक,
अगला टॉपिक लिखना वेरिफिकेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब हम वैन डर वाल इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे सही है या नहीं है, क्या हो रहा है। तो वेरिफिकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। अब वैन डर वाल इक्वेशन को मैं 1 मोल के लिए लिखूंगा, 1 मोल फॉर 1 मोल। अब हम लिख रहे हैं फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए n का मान 1 रख देंगे, तो P प्लस Vm लू, V ले लेता हूँ, A अपॉन वी स्क्वायर, Vm भी लिख सकते हैं, Vm मतलब 1 मोल का आयतन, Vm माइनस V इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला एट लो प्रेशर, याद है अभी मैंने बताया था निम्न दाब पर हम ग्राफ को देखते हैं। तो निम्न दाब पर हम क्यों देखते हैं, जरा देखना, निम्न दाब पर क्यों देखते हैं। तो हमारे पास समीकरण आया, जब प्रेशर कम है तो आयतन क्या है, ज्यादा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी नियत ताप पर और निम्न दाब पर। यहां लिखना चाहो लिख लो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी नियत ताप पर, हिंदी में लिख लेना किसी नियत ताप पर। तो हमें पता है कि यार प्रेशर, दाब कम है आयतन ज्यादा होता है, जिसका दाब कम उसका आयतन ज्यादा। ठीक है, दाब कम आयतन ज्यादा। अब जरा इस समीकरण को देखते हैं, V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। अब आयतन बहुत ज्यादा है, ये तो कम है, बहुत ज्यादा, मान ले तेरे पास 1 लाख रुपए, कितने, 1 लाख रुपए। अब उसमें से 1 रुपए गुम गए, तो ढूंढने थोड़ी बैठेगा, अगर ढूंढने लग गया तो 1 लाख भी गए, समझ लेना। हाँ, 1 लाख में से 1 को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य, तो बी को क्या कर सकते हैं, नगण्य। बी को नगण्य करते हैं, हम जेड लाने की कोशिश करते हैं, वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पीवी बराबर, डेरिवेशन याद नहीं करना है, ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, या एक काम करते हैं, सीधे v को नीचे ही ले लें क्या, या ठीक है, a अपॉन वी उधर आ जाएगा और RT से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, पूरे को RT से भाग दे दो। PV बटा RT क्या होता है, Z ही तो होता है, इज इक्वल्स टू RT बटा RT, A अपॉन वी RT। तो हमारे पास क्या है, PV बराबर, याद करो मैंने Z क्या बताया था, Z क्या बताया था, PV अपॉन NRT बोला था, नहीं बोला था, Z PV बराबर NRT बोला था, हाँ या ना। तो PV अपॉन RT या NRT क्या हो जाएगा, Z 1 माइनस A अपॉन वी RT। यानी जो हमने ग्राफ देखा वो बिल्कुल सही था, कि हमने ग्राफ में क्या देखा, हमने कहा कि अगर दाब कम होगा, जहां प्रेशर कम होगा, वहां Z का मान 1 से छोटा होगा। जरा देखो, क्या Z का मान 1 से कम आया था, क्या Z का मान, अगर तुम यहां पे ध्यान दो, Z का मान 1 से कम है, क्योंकि ये Z बराबर 1 है, याद आया, ये Z बराबर 1 है। तो हमारे पास लो प्रेशर पर, यहां पे हमारे पास क्या है, लो प्रेशर, कम दाब। वापस से सुनना एक बार, पूरी कहानी ढंग से समझा रहा हूं। हमने लो प्रेशर पे वैन डर वाल समीकरण को देखना है, कम दाब पर, दाब कम है, आयतन ज्यादा है, जिसका दाब कम होता है उसका आयतन ज्यादा। PV इक्वल टू NRT, P कम कर दो V बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये हमारे पास कहानी है, ये बहुत ज्यादा में से V को नगण्य कर सकते हैं, इसको नगण्य कर दिया, V को यहां गुणा किया, V को यहां गुणा किया, एक V कट गया, ये आ गया, इसको इधर ले गए, पूरे को RT से भाग दिया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, RT से RT कट गया और ये PV बटे RT को Z लिख दिया। तो Z का मान 1 माइनस A अपॉन VM RT है, हाँ या ना। यानी जब Z 1 से छोटा है, जरा देखना, Z 1 से छोटा है, यानी ये नीचे नीला वाला रीजन, ये नीला वाला, ये जो ब्लू कलर में बताया है, यहां पे Z क्या है, 1 से छोटा। अब Z 1 से छोटा कब है, लो प्रेशर, कम दाब पर Z 1 से छोटा है। जितना A ज्यादा होगा, देखना भाई, A जितना ज्यादा होगा Z उतना ही कम होगा, यानी आकर्षण, A मतलब क्या है, आकर्षण, A ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, Z छोटा, ये मैं बता चुका हूं, आकर्षण ज्यादा Z छोटा, हाँ या ना।
यानी जितना आकर्षण ज्यादा होगा जेड उतना कम होगा। 1 में से, यार एक बार बता, 1 में से ए का मान बढ़ा देंगे, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, 1 में से मान लो 2/3 गया तो छोटा मान बचा, ए का मान बढ़ाते जाओ, ए का मान 0.1 रखो, 0.9 आ जाएगा, मान लो ये नेग्लिजिबल मान लो। 1 माइनस 0.1 0.9, इसको ए का मान 0.6 कर दो, बढ़ा दो, ए का मान बढ़ा दो 0.6, तो 1 में से 0.6 गया, कितना बचा 0.4। तो जैसे जैसे ए का मान बढ़ाओगे, ए का मान बढ़ाने से क्या होगा, जेड छोटा होता जाएगा। ए का मान ज्यादा जेड छोटा, बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना। ए का मान ज्यादा जेड छोटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो ए ज्यादा, ये मैं लिख चुका हूं पहले, वापस से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ए ज्यादा, आकर्षण ज्यादा और जेड कम। ए ज्यादा, आकर्षण ज्यादा और जेड कम। अब नीचे लिखना है, इसके नीचे ये लिख लिया। जब, इसके नीचे लिखना, जब जेड 1 से छोटा होता है, जब जेड 1 से छोटा होता है तो अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है। जब जेड 1 से छोटा होता है तो अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है, यानी वास्तविक गैस को आदर्श गैस की तुलना में, यानी वास्तविक गैस को आदर्श गैस की तुलना में, वास्तविक गैस को आदर्श गैस की तुलना में आसानी से द्रवित किया जा सकता है। आदर्श गैस की तुलना में आसानी से द्रवित किया जा सकता है, मतलब हम लोग किसको आसानी से द्रवित कर सकते हैं, वास्तविक गैस को, क्योंकि जिसका जेड कम होगा उसमें आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी। ये हो गया लो प्रेशर पे। सेकंड, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे हमारे पास क्या होगा, दाब ज्यादा है, आयतन क्या है, कम है, दाब ज्यादा आयतन कम, तो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। अब दाब ज्यादा है, बहुत ज्यादा में कुछ 1 लाख रुपए, 1 रुपए और दे दूं, मान लेते पास 1 लाख रुपए, 54 और दे दूं, कोई फायदा नहीं, तो 54 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 लाख रुपए की तुलना में, क्योंकि दाब ज्यादा है, ज्यादा की तुलना में इसको हमने नगण्य कर दिया। तो क्या आया, P को V से मल्टीप्लाई कर दे, PV, PB, RT, इसको इधर ले जा, PV इज इक्वल्स टू RT प्लस PB, पूरे को RT से भाग दे दे, PV बटा RT, RT बटा RT, PB बटा RT, ये कट जाएगा। PV अपॉन RT को कहते हैं Z, जैसे मैंने वहां लिखा 1 प्लस PB अपॉन RT, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात क्लियर हो गई यहां पे कि जब, अब ग्राफ को वापस से बनाता हूं, Z वर्सेस P का ग्राफ है, Z बराबर 1, ठीक, Z बराबर 1 और ग्राफ बनाते हैं। ये ले नीला, हमारे पास क्या होगा, उच्च दाब पर यहां पे हाई प्रेशर, उच्च दाब, अब देखो ये निम्न दाब, ये उच्च दाब, उच्च दाब पर Z1 से ज्यादा है, देखो Z1 से ज्यादा है, ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, नीला वाला देखो यहाँ पे Z जो है 1 से ज्यादा है, देखो जरा Z1 ये है, Z1 से ज्यादा है, 1 प्लस, Z बराबर 1 प्लस कुछ आ रहा है, Z1 से ज्यादा आ रहा है, Z1 से ज्यादा आ रहा है, और यहां पे A आकर्षण का मान नहीं है, यानी जब Z1 से ज्यादा है तो आकर्षण नहीं है गैसों में, गैसों में आकर्षण नहीं है, जबकि यहां पे क्या है, नीचे यहां आकर्षण ज्यादा है, ठीक है। यहां Z कितना आ रहा है, यहां Z1 से कम आ रहा है,
यहां जेड क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा, तो जेड 1 से ज्यादा आ रहा है, जेड 1 से ज्यादा आ रहा है, यही हो रहा है, जेड 1 से ज्यादा है, यानी हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, बी आ रहा है या ए आ रहा है, यहां तो ए आ रहा था, यहां बी आ रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखना, यानी उच्च दाब पर आदर्श गैस को वास्तविक गैस की तुलना में आसानी से द्रवित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आकर्षण कम, इसमें आकर्षण ज्यादा, इस वाले में। ये कौन सी गैस है, आदर्श गैस, ठीक है, ये आदर्श गैस है और ये वास्तविक गैस है, ठीक, चाहो तो लिख लो, यहां लिख दो, यहां जगह ज्यादा है, ये तो है आदर्श गैस, ये कौन सी गैस है, आइडियल, ये आइडियल गैस, ये वाला आदर्श गैस का है और ये वास्तविक गैस का है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड, ठीक, ये हमें ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो हाई प्रेशर पे ये हो रहा है, लो दाब पे ये हो रहा है, ये आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, समझाने के लिए किया है, ये डेरिवेशन याद नहीं करना है, ये और ये आपको याद रखना है बस डायरेक्टली, ठीक है। तीसरा बिंदु हम लोग क्या ले रहे हैं, एट लो प्रेशर, कम दाब एवं उच्च ताप, एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, PV इक्वल टू nRT जानते थे, यहां पे लिखता हूं साइड में, ये तो कम है, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया, आयतन क्या हो गया, ज्यादा, प्रेशर कम है आयतन ज्यादा, कैसे, x इंटू वाई बराबर मान लो 10 है, तो x अगर छोटा है, x 2 है तो y क्या होगा 5, हाँ है ना। अगर ये कम है तो ये ज्यादा, ये और कम कर दो, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10, यहां कितना होगा 2 इंटू 5 क्या होगा 10। तो जैसे जैसे x को छोटा करते जाओगे y बढ़ता जाएगा। पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो V और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आयतन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण क्या है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस डी इज इक्वल्स टू आर टी। अब हमारे पास क्या है, V बहुत ज्यादा है, इसको नगण्य मान लेंगे, ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर में V ज्यादा है, ये 1 लाख का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया तो बहुत छोटा है, नगण्य। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV बराबर RT या PV बराबर nRT भी लिख सकते हैं, यानी जब हमारे पास निम्न दाब हो उच्च ताप हो, लिखना निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। निम्न दाब स्टार लगा के लिखना 5, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, हमें ये याद रखना, ठीक। तो आइडियल गैस किसकी तरह फॉलो कर रही है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह, आदर्श गैस की तरह। पॉइंट नंबर 4, फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कहानी सुन लेना, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए A नगण्य होता है, और ये वाला टर्म नगण्य हो गया तो वही वाला टर्म वही आ जाएगा, Z क्या आएगा, जो अभी अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में डिराइव किया। पॉइंट नंबर 2 में क्या किया, 1 प्लस PB अपॉन RT, यानी
जेड किससे बड़ा आ रहा है? 1 से। तो हीलियम और हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है? 1 से बड़ा आता है, क्योंकि इनका आकार छोटा है तो इनमें आकर्षण नगण्य होता है। ए 0 होता है या आकर्षण नगण्य होता है हीलियम या हाइड्रोजन में, आपको ध्यान रखना है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, नहीं आया मुझे फ़ोन कर लेना, मुझसे पूछ लेना, लाइव क्लास में फर्दर डिस्कस कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो। कई बार कैमरे के सामने हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को लगता है ऐसा है, तो देख लेना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हीलियम और हाइड्रोजन। अगली कहानी पे हम आते हैं, एक और कहानी है हमारे पास, उस पे हम आते हैं। पहले मिटा देता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नोट डाल के लिखना पहले तो। लिक्विफिकेशन लिक्विफिकेशन प्रेशर, द्रवीकरण दाब। द्रवीकरण दाब देखो क्या होता है, जितना आकर्षण ज्यादा होगा, जितना आकर्षण ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा या ए ज्यादा, ठीक है, उतना आसानी से गैस द्रवीकृत हो जाएगी, यानी आसानी से द्रवीकृत हो जाएगी, यानी द्रवीकरण दाब क्या होगा? कम। वापस से सुनना, जितना आकर्षण ज्यादा, मान लो आकर्षण ज्यादा है, जैसे हमें ऑक्सीजन को अगर द्रवित करना है तो खूब दाब लगाना पड़ेगा, खूब दाब। तो दाब ज्यादा कब लगाना पड़ेगा? जब आकर्षण कम है। जब पानी को द्रवित करना है, थोड़ा सा दाब लगाओ, भाप पे थोड़ा सा दाब लगाओ, पानी द्रवित हो जाएगा। तो जिसमें आकर्षण ज्यादा होता है उसका द्रवीकरण दाब क्या होता है? कम, या फिर जेड कम। तो जिसका जेड कम उसका द्रवीकरण दाब कम, ठीक है, या जिसका आकर्षण ज्यादा उसको आसानी से द्रवीकृत कर सकते हैं। यानी अमोनिया आसानी से द्रवित हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो अमोनिया का द्रवीकरण दाब कम होगा। जो आसानी से द्रवीकृत होती है, लिख लो, जो गैस आसानी से द्रवीकृत होती है, जो गैस आसानी से द्रवीकृत होती है उसमें द्रवीकरण दाब कम लगाना पड़ता है, उसमें द्रवीकरण दाब कम लगाना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे आता है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर टीबी से बता देते हैं। वह तापमान जब आदर्श गैस, वह तापमान जब वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। वह तापमान जब वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। मान लो ये तो Z बराबर 1 तो हो गया आइडियल गैस, आदर्श गैस, और वास्तविक गैस का ये रहा, ये कौन सी हो गई? रियल गैस, आदर्श गैस। ये आदर्श गैस, ये वास्तविक गैस। ठीक है, तो आदर्श गैस और वास्तविक गैस कब आपस में एक दूसरे का समान व्यवहार होगा? इस बिंदु पे। इस बिंदु पे दोनों गैस एक जैसा व्यवहार करेंगे। इसे हम क्या कह देते हैं? बॉयल का तापमान TB बराबर A/RB। फॉर्मूला याद रखना, बॉयल का तापमान क्या होता है? A/RB। बॉयल्स तापमान होता है A/RB। ठीक, अगला क्रिटिकल टेम्परेचर, यहां लिख लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर TC से बता देते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो लिखना, वह तापमान जिससे अधिक तापमान पर केवल दाब लगाकर गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता। केवल दाब लगाकर गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता।
तो वो तापमान जिस पे दाब लगा के, केवल दाब लगा के गैस का द्रवीकरण नहीं कर सकते। कैसे समझना? P वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन होगी, थोड़ा सा टिल्ट होगा, मामूली सी टिल्ट, नेग्लिजिबल, ठीक है। मैं जो लाइन बना रहा हूं ये ऑलमोस्ट सीधी है, नेग्लिजिबली टिल्ट है, ठीक है। ये ऐसे होगा टिल्ट नेग्लिजिबली, और ये तो हमारे पास मान लो बिंदु है, तो ये पॉइंट बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D मान लो, ठीक है। पहले मैं ग्राफ बनाता जाता हूं। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। T1, T2, T3, TC और T4 कह देते हैं, ठीक। ये पीवी ग्राफ है, इस पे हमारे पास जो आयतन आता है वो आता है क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब, और ये TC क्रांतिक दाब, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ये याद रखना, AB तो हमारे पास जो है, AB पे तो गैस है, BC पे हमारे पास क्या है, BC पे हमारे पास भाप है, ठीक है, वेपर्स, और CD पे हमारे पास क्या है, लिक्विड है। गैस, भाप और द्रव, ठीक है। गैस को, अगर गैस A से, अगर मैं इस बिंदु पे आ रहा हूं D पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे दाब बढ़ा रहा हूं, देखो ऊपर जाने पे दाब बढ़ रहा है, ठीक है, आयतन कम होता जा रहा है। A पे हूं, आयतन ज्यादा है, दाब लगाया, आयतन कम हो गया, और दाब लगाया, आयतन कम हो गया, और दाब लगाया, आयतन कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास वाष्प है, और ये द्रव है, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। Vc जो होता है वो 3V के बराबर होता है, Pc का मान A/27B², और Tc का मान 8A/27RB होता है। तीनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं, तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा जिसमें हमें इतना सारा लिखना पड़े, पर मान याद रखना है, TC, PC और VC। अब अगर हमारे पास Z क्या होता है, Z = PC VC PV/RT, PV/nRT शुरू में बताया था, Z PV। तो एट क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु पर, ये क्या है, क्रांतिक ताप। कौन सा ताप बोला मैंने, क्रांतिक ताप। क्रांतिक बिंदु पर Z ये है, इन तीनों का मान डालोगे तो Z 3/8 आ जाएगा। करके देखना आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करना। अब मेरी कहानी क्या है, मैं कहानी क्या समझा रहा हूं। क्रांतिक ताप क्या है, क्रांतिक ताप वो ताप है जिससे उच्च ताप पर कितना भी दाब लगा लो, गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता। यानी इससे ऊंचे वाले किसी भी ताप पर आप गैस को द्रवीकृत नहीं कर सकते, गैस को द्रवीकरण नहीं करा जा सकता क्रांतिक ताप से उच्च ताप पर। बात समझ में आई? तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे उच्च ताप पर सिर्फ दाब लगा के गैस का हम द्रवीकरण नहीं कर सकते। नोट डाल के लिखना, ये जो बिंदु है क्रांतिक बिंदु, लिखना क्रांतिक बिंदु पर पीवी ग्राफ की ढाल अधिकतम होगी, पीवी ग्राफ की ढाल अधिकतम होगी जो कि शून्य है, ब्रैकेट में लिख लो, जो कि शून्य है, क्योंकि बाकी सभी जगह ढाल ऋणात्मक आती है, बाकी सभी जगह ढाल ऋणात्मक है।
तो हमारे पास क्या होता है, इस बिंदु पे ढाल क्या होता है, dp बाय dv, इस बिंदु पे ढाल 0 रहती है। बाकी सब जगह ढाल हमारे पास क्या रहती है, बाकी सभी जगह हमारे पास ढाल ऋणात्मक रहती है, इसीलिए इस बिंदु पे ढाल अधिकतम होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप हमारे पास ये होता है। ए और बी की मात्रक अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे आर की मात्रक पता है, मुझे तापमान की मात्रक पता है, दोनों की मात्रक पता है, मैं यहाँ पे सॉरी वी की मात्रक पता है, बी की मात्रक आ जाएगी, वी पता है, बी आ जाएगा, बी की मात्रक को यहां डाल देना तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मात्रक को हम ऐसे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, समान मात्रक को ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मैं किलो में किलो ही जोड़ सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता 2 किलो में 2 ग्राम जोड़ दूं, 4 नहीं कह सकता, 2 किलो प्लस 2 ग्राम 4 किलो नहीं, 2 किलो 2 ग्राम अलग अलग हैं मान, दोनों को जोड़, तो जिनको जोड़ा जाता है उन दोनों की मात्रक सेम है, यानी इसकी मात्रक और इसकी मात्रक सेम है, इसकी मात्रक एटीएम है, ए की मात्रक निकालनी, आयतन की मात्रक लीटर स्क्वायर, तो एटीएम और लीटर स्क्वायर ए की मात्रक आ गई। V माइनस बी घटाया भी तभी जा सकता है जब दोनों की मात्रक सेम है, यानी V की मात्रक बराबर B की मात्रक, V की मात्रक है लीटर, तो ये मात्रक हमें ध्यान रखें कि मात्रक क्या क्या होगी A और B की। ठीक है, अगर A का मान ज्यादा, A का मान जितना ज्यादा होगा वो गैस उतना ही आसानी से द्रवित होगी या उसका जेड कम होगा, जिसका A ज्यादा उसका जेड कम। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा इजी टॉपिक है, अगर देखोगे तो हो जाएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।